नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आज मैं आपको कफ, साइनस और नाक की हड्डी बढ़ना और नाक में पॉलिप हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा छींकें जिनको आती हैं, नज़ला है, कफ है, जुकाम है, पुराना ऐसा भी कोई रोग है जो कफ से रिलेटेड है, उसमें आयुर्वेदिक उपचार क्या करें उसके बारे में बताऊंगा। आयुर्वेदिक उपचार से मेरा मतलब है आयुर्वेद की कौन सी ऐसी मिक्सचर, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जाए कि ये साइनस और ये छींकें आना और ये एलर्जी जो है छींकों से या हवा आदि से, ये सब ठीक हो जाए। ये चीज़ बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ा ही टेक्निकल है और आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इग्नोरेंस में जल्दी जल्दी सुन के कुछ उल्टा पुल्टा कर लूँ और मुझे फिर लाभ ना हो तो फिर मैं आयुर्वेद को दोष दूँ। आयुर्वेद को दोष हम देने लग जाते हैं, लेकिन हम उसको पहले ध्यान से समझ लें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे प्रयोग आजमाए, कई तरह के, बहुत लोगों पे आजमाए, देखा आजमा करके, किसी चीज़ का असर किसी पर आया, किसी पर नहीं आया। लेकिन जो अब मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने बहुत लोगों पर आजमाया और उसका काफ़ी असर आया। हालांकि इसको पहले मैंने अलग अलग ढंग से कुछ और इसमें मिक्सचर्स भी मिलाए, फिर भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब ये फार्मूला, जिस फार्मूले को मैं आज आपको दूंगा, इस फार्मूले को मैंने ट्राई किया, इसको एक पैटर्न के तहत हमने एक डिज़ाइन किया और उसमें आप देखेंगे, आप अगर प्रयोग करेंगे आपको थोड़े दिनों में ही कफ साइनस में फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। क्या है ये प्रयोग? इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, 6-7 चीज़ें इकट्ठी करनी है। 6-7 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है बादाम की गिरी। बादाम, छोटा बादाम लेना है जिसकी आकार बड़ा छोटा छोटा होता है, गिरी उसकी बहुत छोटी छोटी होती है, देसी बादाम बोल देते हैं उसको, या यूँ कहो कि वो पिशोरी बादाम भी मैंने उसको कहा था। कई लोगों ने पूछा ये पिशोरी बादाम अब क्या होता है? पिशोर एक इलाका है, वहाँ पे उगने वाली गिरी को पिशोरी बादाम कह देते हैं, बड़ी फेमस है। तो वो ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बड़ी गिरी मत लेना। जो बहुत मोटे साइज़ की गिरी होती है वो सजावट के लिए होती है, वो उसमें ऑयल नहीं होता। तो जिस गिरी में सबसे ज़्यादा ऑयल होता है वो छोटे छोटे साइज़ की होती है, तो आप बादाम की गिरी ऐसे ले लेना। इसको लेना है 250 ग्राम। और फिर दूसरी चीज़ लेनी है आपको अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण बाज़ार से किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी का मिल जाएगा या पंसारी वाले से भी मिल जाएगा। आप अच्छा ही कंपनी का लें जिससे कि आपको लगे कि ये अच्छी क्वालिटी का है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसको आपने लेना है 50 ग्राम और उसमें 50 ग्राम लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर। अर्जुन एक पेड़ है, उसकी छाल होती है तना की ऊपर लगने वाली जो पपड़ी सी, उसका पाउडर आपने लेना, वो भी 50 ग्राम। तो ये उसके बाद आपने लेना है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण भी 50-60 ग्राम लेना है। त्रिकटु चूर्ण आप अगर बाज़ार में लेने जाएंगे आयुर्वेद की दुकान से तो मिल जाएगा त्रिकटु। लेकिन अगर आपको त्रिकटु चूर्ण नहीं मिलता या आपको लगता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ ये है क्या, तो ये 3 चीज़ों से बना है, काली मिर्च, सौंठ और पिपली। काली मिर्च, सौंठ और पिपली को बराबर मात्रा में जब हम मिला के पाउडर कर देते हैं तो वो त्रिकटु बन जाता है। तो ये त्रिकटु भी ले सकते हैं आप, घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाओगे तो 20-20 ग्राम तीनों ले लेना और अगर बाज़ार से लोगे तो 50 ग्राम ले लेना। इस तरह से आपने ये चीज़ मिला ली उसमें। और फिर ऊपर से हमने मिला देना है इसमें 10 ग्राम की लगभग गिलोय सत्व। गिलोय का सार एक्सट्रैक्ट मिलता है पाउडर फॉर्म में। गिलोय एक जड़ी ये बेल है जो पेड़ों पे चढ़ जाती है, उसको काट कूट के उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं टहनियों में से, उस पाउडर को हम बोलते हैं गिलोय सत्व या अमृता सत्व, किसी भी नाम से आप देख लेना, बाज़ार में मिल जाएगा। 10 ग्राम इसको लेना है और इन सब को आपने इकट्ठा कर लेना है। जितना वज़न इन सारी औषधियों का हो उतनी मात्रा में आप इसमें मिश्री या फिर बूरा चीनी मिला सकते हैं। बूरा चीनी, घर में जो चीनी आती है दानेदार वो नहीं, आप बाज़ार से बूरा ले आए, बूरा चीनी मिल जाती है, देसी खांड भी बोल देते हैं, खांड बोल देते हैं, पतंजलि आदि से भी शायद मिल जाती है, और भी बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं ऑर्गेनिक ढंग से। तो आप वो चीनी ले आइएगा, बूरा चीनी। जितनी सारी औषधियों का देख लेना वज़न करके, मेरे ख्याल से 360 ग्राम के आसपास बनेगा, तो 360 ग्राम आप मिश्री ले आना। ये चीज़ें आपने इकट्ठी जब कर ली, अब इसको देखते समझते हैं बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको, अगर तो आपको शरीर ज़्यादा खुश्क रहता है तो आपको क्या करना है, बादाम की गिरी को पहले गाय के घी में तल लेना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, 1-2-4 चम्मच 5 चम्मच घी डाल के, जिसमें कि वो अच्छे से तली जा सके।
तो वो आप अच्छे से गाय के घी में, भैंस के घी में मत तलिएगा। कई लोग पूछते हैं अगर भैंस के घी में ही तलना होगा तो फिर उससे अच्छा मत ही तलना, लेकिन अगर गाय का घी में तल लेंगे तो अच्छा लाभ करेगी। आप इसको थोड़ा तल लेंगे छिलके समेत, छिलका यानी जो गिरी का छिलका है, ऊपर वाला लकड़ी वाला जो बीज का ऊपर का शेल है वो नहीं, गिरियों को आपने छिलके समेत तल लेना है। फिर इसको ऐसे ही पीस लेना है, पीस करके बादाम की उसको पाउडर बना लेना है आपने। उसमें फिर अर्जुन की छाल वाला और त्रिकटू और अश्वगंधा की जड़ का पाउडर जो मैंने बताया, ये सारा मिक्स कर देना है। गिलोय सत्व भी डाल देना है। सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करके ऊपर से फिर वो चीनी का बूरा मिला देना है। मिला करके आपने इसको अच्छे से मैश करके मिक्स करके रख लेना है, जितना अच्छे से हो सके। एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। अगर आप ऐसे ही किसी पुड़ी में बांध के लिफाफे में रख देंगे, हवा पड़ती रही तो हवा के कांटेक्ट में जितना बाहर आएगा ये उतना इसका असर कम होता जाएगा, ये भी खास ध्यान रखना। फिर इसको आपने रोज़ाना सुबह खाली पेट, जैसे सुबह कईयों को उठते छींकें आनी शुरू हो जाती, 100 छींकें आती हैं, नाक सिनक के नाक से खून आने लग जाता है, तो उस स्थिति में आप इसको 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट पानी से ले लेंगे और शाम को लगभग 6-7 बजे भी इसी तरह 1 चम्मच भर के, 6-7 ग्राम 1 चम्मच होता है, भर के ले लेंगे आराम से, क्योंकि आधी मात्रा में तो इसमें मिश्री है, इसलिए चिंता न करें। हाँ, जिनको मिश्री अगर ठीक नहीं है, यानी मिश्री से इसलिए दी जाती है मिश्री कि कई बार ये दवाई लेने से गर्मी ना कर जाए, तो इसलिए मिश्री उसको बैलेंस रखती है। मिश्री बाकी शरीर में गर्मी नहीं पड़ने देती, जहाँ पे कफ है उसको सिर्फ गर्मी देती है। तो आपने इसको गर्म पानी से लेना है। कौन से गर्म पानी से? पानी को बॉयल करके जब वो 1/4 रह जाए, यानी 1 गिलास पानी गर्म करिए और जब वो 1/4 रह जाए पानी, उस पानी के साथ आपने लेना, हल्का गुनगुना रह जाए पानी तब पी लीजिए, उसमें फटाफट उसमें मुंह में रख के पी लीजिए। हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा लाभ लेना है तो आप इसके 20-25 मिनट बाद बकरी का दूध ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बकरी का दूध, बकरी के दूध को आप बाज़ार से ले आइए, उसमें हल्का सा 1-2 घुट पानी डाल के उसको बॉयल कर लिया और फिर उसमें आप हल्की सी हल्दी का टुकड़ा, हल्का सा मुलेठी का टुकड़ा डाल के जब बॉयल कर लेते हैं, बकरी का दूध ना मिले तो गाय का दूध ले लो, तो गाय के दूध में हल्दी और मुलेठी डाल करके आप अगर बॉयल कर लेते हैं, टुकड़ा ज़्यादा नहीं, तो वो दूध आपको कफ नहीं करेगा, तो आप उसको पीजिए। और आधे घंटे बाद, 20-25 मिनट बाद, अगर आपको लगता है किसी दिन आप भूल गए हैं, सुबह खाली पेट दवाई नहीं ले पाए या कोई और दवाई लेते हैं, कहीं बाहर अंदर है, तो आप नाश्ते के 2 घंटे बाद भी इसको ले सकते हैं। तो अगर आप नाश्ते के 2 घंटे बाद लेंगे तो फिर रात वाली डोज आप सोने से पहले ले लेना। इस तरह से कर लेना, अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना, क्योंकि एक दवाई का दूसरे दवाई से 8 घंटे का डिफरेंस मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये 2 बार दिन में लेनी ज़रूरी है, लाजमी है। कुछ दिन आप लेंगे, आपको अपने आप यहाँ जो एलर्जी है, छींके हैं, साइनस है कुछ भी नहीं, दरअसल यहाँ पे आपके कफ भर जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, तो स्वेलिंग को भी कम करेगा। जो इसमें अर्जुन की छाल है वो स्वेलिंग को कम करेगी। गिलोय जो डली है उसमें वो आपको गर्मी नहीं करने देगी, ये औषधि बड़ी जल्दी असर करेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। फिर भी आपको लगे कि भाई मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ मेरे से खाई नहीं जा रही, कड़वा लगा, ये लगा, वो लगा, तो आप इसी चीज़ को बेसन के लड्डू में भी बना सकते हैं। जैसे आधा किलो बेसन ले लिया मोटा और आधा किलो गाय का घी लेके उसमें जैसे लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनते हैं, जब बेसन भुन जाता है तो सारा इसमें डाल दो, वो थोड़ा मीठा और ऐड कर लो ऊपर से उसी हिसाब से, तो वो लड्डू बना के चाहे 50-50 ग्राम का एक लड्डू बना लो। सुबह शाम लड्डू खा के ऊपर से आधे घंटे बाद दूध पी लो। लड्डू खा के तो लड्डू उसके ऊपर तो गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं, तो लड्डू के साथ आप आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद दूध ले लो। इस तरह भी ये लाभ कर जाएगा। आपकी अपनी चॉइस है कैसे लेना है। पहले तो मेरे ख्याल से तो दवाई की तरह ही लेना चाहिए। लड्डू के में ऐड करके उनको देते हैं, कई बार कईयों को एकदम गर्म, कोई हल्की सी गर्म भी चीज़ दे दो तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, या कई बार कईयों को ज़रा सी भी गर्म चीज़ सूट नहीं करती। शुरू में ऐसे ही लेके देखना, बाई चांस 2-3 दिन 4 दिन लेके आपको लगे कि सूट नहीं किया है या थोड़ा गर्मी कर रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो फिर लड्डू में बना के कर लेना। और ये लड्डू इतने अच्छे हैं कि कोई भी और भी खा सकता है, जिसको साइनस नहीं भी है, थोड़ा थोड़ा अगर एक लड्डू, आधा लड्डू रोज़ाना खाए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, कैल्शियम बढ़ेगा और एलर्जी, ये रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं, घर में कोई और भी खाना चाहे खा सकता है। ये तो बात रही कि इस दवाई के बारे में या इसको कैसे लेना कैसे नहीं लेना। कुछ बातें और हैं, जैसे कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। हालांकि ठंडी चीज़ें नहीं लेनी होती। दूध लेने के बारे में कि साइनस और कफ रोगियों को
कैसे दूध लेना है उसके बारे में हमारे एक वीडियो है। मैंने अलग से अपने दूसरे चैनल, हमारे नित्यानंदम श्री नाम से, मेरे खुद के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे मैंने दूध कैसे पीना कफ रोगियों को, उसकी वीडियो डाली है, वो भी आप ध्यान से सुनना। मैंने कफ सॉल्यूशन नाम से एक वीडियो डाली है जिसमें कफ रोगों का एक बहुत बड़ा पैटर्न बताया है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो भी आप देख लेना। इसके साथ साथ आने वाले समय में मैं कफ, साइनस, एलर्जी में और भी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। क्या उनको योग करना चाहिए, क्या उनको डाइट लेनी चाहिए, उसके लिए हमारे दूसरे चैनल नित्यानंदम श्री से आप जुड़ जाएं। और फिर और भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको आने वाले समय में मैं लूँगा, क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स या फिर हड्डी बढ़ जाना, इसमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं साथ में। साइनस तो इसी से ठीक हो जाता है, और भी बहुत कुछ इसमें साथ में करना पड़ता है। ठंडी चीज़ें नहीं लेनी होती, और गन्ने का रस भूल के भी नहीं लेना। ऐसी कई चीज़ें, गलतियां हम करते हैं, तो उन गलतियों को हम सुधार सकें उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्रयोग करके कितना लाभ हो रहा है, कितना आपको कमी रह गई है। क्योंकि कई बार चीज़ हमारे करने में, ढंग में थोड़ा गड़बड़ी होती है, और हम या हमारी बॉडी की, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर भी कोई कसर रह जाए तो आयुर्वेद को दोष ना दीजिएगा, डिस्कस करिएगा खुल के। हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से, आप, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रह सकती अगर हम सही बस मन में ठान लें कि हमने ठीक होना है। मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी। हर किसी के सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, ये सच है, लेकिन फिर भी मैं सवालों को नोट करता रहता हूँ और आने वाले समय में उसमें क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।